गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। एंड आपने टेस्ट नंबर 9 जो है वो अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर आप ये मेरे सॉल्यूशन देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि पहले आप टेस्ट नंबर 9 को अटेंड करें और उसके बाद में आप जो डिटेल सॉल्यूशन है उनको देखना शुरू करें। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ फोस्टरिंग। फोस्टरिंग का सिनोनिम क्या होगा? तो फोस्टरिंग का मतलब क्या होता है? फोस्टरिंग का मीनिंग होता है टू केयर। फोस्टरिंग का मीनिंग क्या होता है? फोस्टरिंग का मीनिंग होता है टू केयर। अगर आप कहते हैं टू केयर, इसका मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूँ? ध्यान रखने की, है ना, केयर करने की। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ ध्यान रखने की। अब आपने कहा जी सर इसका सिनोनिम चाहिए, तो हम सिनोनिम पे काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आ गया सेफ गार्ड। सेफ गार्ड का मीनिंग होता है टू सेव, किसी को बचाना, सुरक्षित करना। नेग्लेक्ट करना, अवॉइड, इग्नोर करना, अवॉइड करना। और एक शब्द आता है नर्चर। आपने मेरे साथ सिनोनिम की एक्सरसाइज में वर्ड पढ़ रखा है नर्चर। ठीक है, नर्चर और नरिश दोनों वर्ड आप यूज किसके लिए करते हैं? पालन पोषण के लिए। तो इसी के लिए पहली बात तो टू केयर जो है इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान रखना, देखभाल करना। तो आंसर नर्चरिंग हो गया। अब इसी के लिए आपको एक फ्रेजल वर्ब भी मिलता है जिसे आप कहते हैं लुक आफ्टर। जिसे क्या कहते हैं? लुक आफ्टर कहते हैं, या टू केयर कहते हैं, या फिर टू माइंड कहते हैं ना। तो इन सभी का मीनिंग एक ही है, ध्यान रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैसिव। मैसिव का मतलब शब्द देखते ही पता चलता है, मैसिव का मतलब विशाल का ही होता है। तो ह्यूज, गिगेंटिक, मेमथ, ये सारे वर्ड इसके लिए आते हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम डायरेक्ट हम चूज करेंगे ह्यूज। यहाँ पर लमसम जो वर्ड है इसका मीनिंग एकमुश्त के सेंस में होता है, सिंगल के सेंस में। स्ट्रॉन्ग आप जानते हैं क्या होता है? मजबूत। और गेपिंग जो वर्ड है वो भारी के सेंस में आप यूज करते हैं। जब आप भारी की बात करते हैं तो गेपिंग वर्ड का आप यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डेफर। डेफर का मीनिंग क्या होता है? तो डेफर का मीनिंग होता है किसी भी चीज को पोस्टपोन करना, टू पोस्टपोन, उसका मतलब होता है डेफर। यानी कि ये जो डिस्कशन है वो डेफर किया गया। ठीक है, या सुनवाई डेफर की गई, यानी कि क्या किया गया? पोस्टपोन किया गया। दैट मीन्स ये आंसर हो जाएगा पोस्टपोन। अब इसके अलावा इनडिफरेंट वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? उदासीन होता है। मैंने आपको बताया था कुशल, सॉरी, जो दुखी, उदास, निराश है उसी का सिनोनिम मान सकते हैं आप इसे। डिफाई जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है अवहेलना, किसी चीज की किसी कार्य के लिए। और डिफर जो वर्ड है, डिफर का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, डिफरेंट वाला डिफर है ये। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है सीज। सीज का मतलब है ना, इस प्रॉपर्टी को सीज किया गया। सीज करने का मतलब होता है स्टॉप करना। ठीक है, तो स्टॉप आ जाएगा। डल आप जानते हैं, डल सुस्त के सेंस में, बोरिंग के सेंस में करते हैं। क्रिएट और बात करने के सेंस में, क्रिएट का मतलब आप कह सकते को बनाना। ठीक है, शुरू करना। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास अबेंडन। अबेंडन का भी सिनोनिम पूछा गया है। अबेंडन का सिनोनिम फोरसेक हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा सिनोनिम है। कीप, कीप का मतलब रखना होता है। एनलार्ज का मतलब तो एन लार्ज, तो आप इसमें एन को हटा दीजिए और लार्ज की बात करें यानी कि बढ़ाना। एनलार्ज का मीनिंग और ज्यादा बड़ा करना, यानी कि बढ़ाने के सेंस में और बहुत बड़े के सेंस में एनलार्ज वर्ड का यूज करते हैं। एन का मीनिंग एनहेंस से लेते हैं, एनहेंस का मीनिंग बढ़ाने से होता है। और चैरिश, चैरिश का मीनिंग अच्छे से होता है, जबकि चुरलिश अगर लिखा होता तो चुरलिश का मीनिंग यहाँ पर असभ्य गवार होता। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है एंटोनिम। प्रोटेक्ट जो वर्ड है इसका एंटोनिम आपको बताना है। प्रोटेक्ट की बात करें तो प्रोटेक्ट का मीनिंग तो सर बचाना होता है, सेव करना। तो डिफेंड, डिफेंड भी बचाने के लिए होता है। डेजर्ट, डेजर्ट का मीनिंग होता है त्यागना, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट्स लिखा हुआ है जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग त्यागना होता है। डिवाइस, डिवाइस का मीनिंग होता है कुछ नई खोज करना, नव प्रवर्तक, है ना, कुछ भी नया खोज करने वाला, उसे डिवाइस कहते हैं। क्योंकि ये एस ई है और सी होता तो इसका मीनिंग उपकरण के सेंस में हो जाता डिवाइस। नेक्स्ट वर्ड आता है सिक्योर। सिक्योर का मीनिंग क्या होता है? सुरक्षित करना। तो भाई आपको तो प्रोटेस्ट का एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? डेजर्ट। त्यागने के लिए वर्ड क्या आ जाएगा? डेजर्ट। अब आप कहेंगे कि सर डेजर्ट का मीनिंग तो रेगिस्तान होता है। अगर डेजर्ट की बात करें, अगर ये नाउन हुआ तो इसका मीनिंग रेगिस्तान होगा, और अगर ये वर्ब हुआ तो इसका मीनिंग त्यागना या छोड़ना होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ऑपोजिट मीनिंग ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा? तो ब्यूटीफुल का ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा, देखिए, वंडरफुल, ये तो सिनोनिम है। ग्रेसफुल भी सिनोनिम है, हैंडसम भी सिनोनिम है। तो अगली, अगली क्या हो जाएगा इसका? अगली का मतलब है पगली, यानी कि क्या हो जाएगा इसका? एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेरिबल। टेरिबल का मीनिंग होता है फियर के सेंस में। टेरिबल का मीनिंग होता है फियर के सेंस में।
तो यहाँ पर देखिए स्कैरिंग ये भी फियर के लिए, हॉरिबल ये भी फियर के लिए, फ्राइटनिंग ये भी फियर के लिए। तो सूथ यहाँ पर वर्ड आता है, सूथ और लल आप यूज करते हैं सुखदायी के सेंस में, ठीक है। तो यही वर्ड आ जाएगा सुखदायी के लिए सूथिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है एंटोनिम ऑफ वाइडली। वाइडली का एंटोनिम क्या होगा? देखो इसको लेकर बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं कि सर वाइडली का क्या, वाइडली का नैरोली नहीं होगा क्या? ठीक है, तो मैं उनको उस टाइम भी मैं क्लियर कर चुका हूँ, अभी भी मैं बता देता हूँ। वाइडली का मीनिंग होता है व्यापक रूप से। वाइडली का मीनिंग क्या होता है? व्यापक रूप से। तो इसके लिए एग्जैक्टली जो एंटोनिम आता है वो आता है लिमिटेडली। क्या आता है? लिमिटेडली। अब आपके माइंड में जो चल रहा है वो भी देख लीजिएगा। सबसे पहले सिंसियरली जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है संक्षेप में। स्पेशियसली जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है विस्तार के साथ में। और नेरोली जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है थोड़ा सा। नेरोली का मतलब होता है थोड़ा सा या शुरुआती, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम अगर आपसे पूछा जाता है वाइडली का एग्जैक्ट एंटोनिम क्या होगा, तो लिमिटेडली होगा। नेरोली का एग्जैक्ट एंटोनिम क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए नेरोली का एग्जैक्ट एंटोनिम क्या होगा, तो इस बात को आप याद रखें कि अगर नेरोली का एग्जैक्ट एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है तो वो क्या होगा? तो वो फाइनली कह सकते हैं, या इसी के लिए डिटरमिनेटली वर्ड आप यूज कर सकते हैं, जिसका अर्थ होता है अंततः या निष्कर्ष या कंक्लूजन के सेंस में, ठीक है। तो नेरोली का जो एग्जैक्ट एंटोनिम वर्ड है, जैसे डे का नाइट होता है ना, वैसे ही नेरोली का डिटरमिनेटली वर्ड होता है। और वाइडली का एग्जैक्ट एंटोनिम लिमिटेडली होता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बिल्कुल सही आंसर है। एक दो कुछ आंसर जो है वो गलत मार्क हुए थे जिनको ठीक कर दिया गया है, और मैं जब सॉल्यूशन करवाता हूँ तो मैं आपको एग्जैक्ट आंसर ही बताता हूँ। तो उसमें अगर मान लीजिए कोई करेक्शन है तो वैसे भी आप सॉल्यूशन देखते हैं तो वो करेक्शन आपके ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है ग्लोरी। ग्लोरी का मीनिंग आप जानते हैं सम्मान के सेंस में। कोई भी अगर फेमस होता है तो उसके लिए अपन ग्लोरी वर्ड का यूज करते हैं, या फिर कोई भी शानदार या प्रसिद्धि के लिए ग्लोरी वर्ड का यूज करते हैं। तो स्प्लेंडर तो सर इसका सिनोनिम हो गया, रेपुटेशन भी इसका सिनोनिम है, फेम भी इसका सिनोनिम है। डिबेसमेंट, डिबेसमेंट का मीनिंग होता है अपमानजनक। तो ये इसका क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। तो हमें एंटोनिम चाहिए था। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किरण आस्क्ड मी डिड यू सी। तो देखिए क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल रहा है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात की जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात है, ये वैसे आस्क्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। किरण आस्क्ड मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। अगर इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि सर यहाँ पर सबसे पहले हमेशा से हमारी आदत रही है कि क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले टेंस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डिड के साथ यहाँ पर सी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप बात कर रहे हो पास्ट सिंपल की, तो चेंज किस में करोगे? तो आपने कहा सर अगर पास्ट सिंपल आता तो एक का तीन करते हैं अपन, एक का तीन करते हैं तो एक का तीन मतलब क्या हो जाएगा? हेड सीन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए सा, ये ऑप्शन तो गया, यहाँ पर हेड सीन है, ठीक है। यहाँ पर सी ये भी गया, यहाँ पर हेड सीन। तो देखो दो ऐसे ऑप्शन है जिसमें कहानी जो है वो मैच कर रही है। तो इसको आगे लेके चलते हैं। किरण आस्क्ड मी वेदर और किरण आस्क्ड मी वेदर, यहाँ तक तो मैच कर रहा है बिल्कुल। आगे चलते हैं। द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन, क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द लास्ट नाइट। अब इसमें क्या किया गया? लास्ट नाइट को चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पर लिखा है द लास्ट नाइट को किस में चेंज कर लिया? अर्लियर नाइट। तो चेंज तो करना ही होगा भाई, चेंज करना होगा। दैट मीन्स आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा आपका ये। इसके बाद में नेक्स्ट आता है डेविड सेड टू अन्ना मोना विल लीव। मैं हमेशा कहता हूं कि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन होते हैं तो आप टेंस पे जाइए सबसे पहले। तो विल लीव की अगर बात करते हैं तो यहीं से जो आंसर बनाना अगर शुरू करें तो आप कहते हैं सर विल लीव का अगर चेंज करेंगे तो विल का वुड हो जाएगा सर, ठीक है। विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। तो पहले तो आप यहीं से आंसर बनाना शुरू करेंगे कि वुड के ऑप्शंस कितने। और आपने कहा सर ये ऑप्शन गया बाहर, ये ऑप्शन गया बाहर, क्योंकि इसमें मुझे वुड दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ एक है वुड बी लिविंग और एक है वुड लिव। भाई वुड बी की तो बात ही नहीं आ रही, हम कोई पैसिव थोड़ी बना रहे, हम तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रहे। इसलिए आंसर आपका हो जाएगा डी, वुड लीव। देखो मैंने सिर्फ एक ही लॉजिक से पूरा आंसर बनाया, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे, क्या करेंगे। क्योंकि भाई ऐसी चीज पकड़ी है ना जो सभी के सभी सेंटेंस में काम करेगी।
आप कंजंक्शन की बात करेंगे तो कंजंक्शन हर सेंटेंस के साथ चेंज होगा। सिंपल सेंटेंस होगा तो अलग कंजंक्शन होगा, इंपेरेटिव होगा तो अलग कंजंक्शन होगा। बट ऐसी कौन सी चीज है जो सब में कॉमनली काम करेगी? तो वो है टेंस के बिहेवियर। तो सबसे पहले आप टेंस बेसिस पे क्वेश्चन को चेक करें। यहां से अगर आंसर मिलता है तो हमें बाकी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उनको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहीं से हम क्या कर लेंगे, यहीं से हम आंसर बना लेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई सेड हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। मैं फिर से वही काम करता हूँ, आर के साथ आपने कहा सर वर्किंग आ रहा है, तो आर के साथ वर्किंग आने का मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ। चेंज किस में करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ऑप्शन देखिए, वॉज वर्किंग एक ये रहा, एक है वॉज ही वर्किंग, एक ये ऑप्शन है। चलो इनमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग मुद्दा है, पहले ऑप्शन तो देखें। हैड बीन ये ऑप्शन तो दोनों गए बाहर। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो गए बाहर। अब आपको इन दोनों में से एक चूज करना है। अब देखिए भाई, ये आज हिम, ये आपका कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद आपको क्या चाहिए सर, कंजंक्शन के बाद तो सब्जेक्ट चाहिए, बस बात खत्म, यहीं से आंसर बन गया आपका, है ना। कंजंक्शन के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट चाहिए तो ये लो जी सब्जेक्ट। इसमें तो सब्जेक्ट है नहीं, ये लो आंसर बन गया आपका। चीजें बड़ी आसान है अगर आप चीजों को ध्यान से समझते हैं। बेसिक फंडामेंट, जो बेसिक बिहेवियर है, फंडामेंटल बिहेवियर है, अगर वो आपको अच्छे से आते हैं तो चीजें बहुत आसान है। इसके बाद आता है ही सेड टू हर व्हाट ए कोल्ड डे। अब आपको क्या करना है, आपने कहा सर देखो यहाँ पर चेंज करना है व्हाट ए कोल्ड डे को। अगर इसी को चेंज करना शुरू करते हैं तो ये एक्सक्लेम की बात है, तो आपने कहा सर टोल्ड का ऑप्शन तो हटाओ। ठीक है, क्योंकि एक्सक्लेमेशन देखते ही पता चल रहा है, और वैसे ही वोट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, वोट और हाउस से स्टार्ट हो रहा है, एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है, तो कंफर्मेशन तो चारों तरफ से मिल रहा है। वोट ए कोल्ड डे, अगर कोल्ड डे की बात करें तो एक्सक्लेम्ड वाली बात आ गई, ही एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड। अब सोरोफुली, भाई सोरोफुली तो कुछ नहीं है यहाँ पर, तो इसको भी हटाओ। अब दैट इट वॉज ए वेरी कोल्ड। और यहाँ पर मैंने कहा था, जब आपको पढ़ाया है मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो मैंने कहा अगर एडजेक्टिव आता तो एडजेक्टिव से पहले आप वेरी का यूज करते हैं। तो एडजेक्टिव से पहले वेरी का यूज तो सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में, इसका मतलब यही क्या हुआ आपका राइट आंसर हुआ। यही आपका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, द टेलर सेड टू हिम विल यू हैव। मैंने कहा जी फिर मैं तो उसी काम को लेकर चलता हूँ, विल के साथ यहाँ पर मुझे दिखता है हैव, तो विल के साथ क्या आ रहा है, वी1 आ रहा है, तो विल का वुड करूंगा। सबसे पहले तो माइंड में आना चाहिए विल का वुड। तो आपने कहा सर इसका मतलब दो ऑप्शन तो गए बाहर, क्योंकि इनमें देखते ही पता चल रहा है विल विल आ रहा है। तो वुड हैड है और एक में वुड हैव है, तो भाई हेड की क्यों बात आ गई, हेड की तो कोई मुद्दा ही नहीं है, हेड तो कोई बात आती ही नहीं है। आपने कहा सर हेड क्यों नहीं आता, अरे भाई हेड तो V3 है, मुझे तो वुड के साथ V1 चाहिए। भाई हम बात किसकी कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं, एक्टिव पैसिव की बात थोड़ी कर रहे हैं। हम तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं। अक्सर बच्चे एक्टिव पैसिव के कॉन्सेप्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अप्लाई कर देते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कॉन्सेप्ट एक्टिव पैसिव में अप्लाई कर देते हैं, जिसको बखूबी आपको बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट 16 नंबर, आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। अगर बात करते हैं, आपने कहा सर अगर इस सेंटेंस की बात करें तो हम यहाँ पर एक्टिव पैसिव के डिस्कशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिव पैसिव के डिस्कशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये तो बताया जाए कि ये सेंटेंस किसका है। आपने कहा सर बी के साथ V3, एक ही लॉजिक है जिससे सारी कैलकुलेशन तैयार होगी। बी के साथ V3 का मतलब ये सेंटेंस जो है वो किसका है, ये सेंटेंस है सर आपके पैसिव का। अगर ये सेंटेंस पैसिव का है तो आपको क्या बनाना है सर, हमें तो एक्टिव बनाना है। अगर एक्टिव बनाना तो एक्टिव में क्या बनाओगे, आपने कहा सर हैड बीन कंप्लीटेड है, हैड बीन कंप्लीटेड का मतलब ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस V3। तो जाएगा किस में, जाएगा सर ये परफेक्ट में। अगर परफेक्ट में जाएगा तो परफेक्ट का ऑप्शन कौन सा है, परफेक्ट का ऑप्शन, परफेक्ट का ऑप्शन, परफेक्ट का ऑप्शन ये रहा सर, परफेक्ट का ऑप्शन एक ही है सर। और जब परफेक्ट का ऑप्शन एक ही है तो उसी को चुनो। आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बोली है कि भाई टेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इलिजिबल करेगा हर सेंटेंस में, अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं और उससे आंसर आप इजीली बना सकते हैं। 17 पे आता है द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। आपने कहा सर लाफ्ड एट द बेगर, अगर ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, हमने कहा बिल्कुल एक्टिव का स्ट्रक्चर है सर, ये B+V3 तो है नहीं। अगर एक्टिव का स्ट्रक्चर है तो पैसिव क्या बनेगा, तो लाफ्ड V2 है, V2 का मतलब ये हो गया सिंपल, सिंपल का मतलब कॉन्टिन्यूअस प्लस V3। और अगर आप इसे कॉन्टिन्यूअस प्लस V3 में चेंज करेंगे
अगर आप इसे कॉन्टिन्यूस प्लस V3 में चेंज करेंगे तो क्या होगा? तो आपने कहा सर वोज लाफ्ड होगा। वोज लाफ्ड के ऑप्शन कितने हैं? एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो भाई इन दोनों को तो घर पे भेजो, इनको बोलो भाई आपसे कोई काम नहीं है। वोज लाफ्ड एट। अब देखो इसमें क्या कर दिया, बाई लगा दिया। मैंने अच्छे से समझा रखा है, एक्टिव के सेंटेंस में अगर आपको वर्ब के साथ प्रीपोजिशन मिले तो कोई इंटेलिजेंसी नहीं लगानी है। तो इंटेलिजेंसी नहीं लगानी, इसका मतलब आंसर क्या बन गया आपका? डी। तो आप कहेंगे सर यहाँ एट भी आ रहा, बाई भी आ रहा। अरे तो भाई क्या नुकसान है, क्या दिक्कत हो रही है? अगर दो प्रीपोजिशन आ रहे हैं तो भाई ऐसा मत सोचिए दोनों प्रीपोजिशन है। लाभ डेट अपना फ्रेजल वर्ब का काम कर रहा है, बाई अपना प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और आगे एजेंट को आप मेंशन कर रहे हो। ठीक है जी। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं, और ये बात अभी समझ लेना, अगर मान लीजिए एक बार के लिए मैं यहाँ पर बाई द बॉय नहीं लिखूं और मैं आपसे कहूं द बेगर वॉज लाफ्ड, बेगर पर हंसा गया, कोई ना कोई तो हंसेगा ना भाई। तो अगर मैं बाई द बॉय नहीं भी लिखूं तो भी ये स्ट्रक्चर किसका है? पैसिव का। आप कहेंगे सर ये बात क्यों बता रहे हो, आगे जाके इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द बॉय वर प्लेइंग क्रिकेट। द बॉय वर प्लेइंग क्रिकेट, तो वर प्लेइंग इसका मतलब ये भी एक्टिव का है, बनाना क्या है? पैसिव। तो आपने कहा सर ये कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग प्लस V3 बनाओगे। तो कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग प्लस V3, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, ये कॉन्टिन्यूअस प्लस V3 है, इसको भी हटाओ। तो ऑप्शन तो एक ही बचा सर, कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग प्लस V3। ठीक है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, दे ड्रू ए सर्कल इन द मॉर्निंग। आपने कहा सर ड्रू ए सर्कल, इसका मतलब ये भी एक्टिव स्ट्रक्चर है। तो पैसिव क्या बनेगा? पैसिव बनेगा सर वॉज ड्रॉन। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दे है तो आपने कहा सर यहाँ पर ए सर्कल को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो वॉज ड्रॉन यहाँ पर पैसिव बनेगा। इसको भी हटाया, ये रहा वॉज ड्रॉन, एक ऑप्शन है हमारे पास, ये इसमें भी वॉज ड्रॉन है नहीं, इसमें भी नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि देखो कितना जल्दी टेंस बेसिस में आंसर बनता है। बिल्कुल सर, टेंस बेसिस पे बहुत जल्दी आंसर बनेगा, सटीक आंसर बनेगा। ठीक है। विल डेमोलिश, विल डेमोलिश देखते ही आपने कहा सर ये तो मॉडल के साथ V1 है, तो मॉडल भी V3 करना है। मॉडल भी V3 वाले ऑप्शन को ढूंढिए। इज बीइंग हटाओ इसको, यहाँ पर मे बी डेमोलिश हटाओ इसको। भाई विल शेल की बात हो रही है ना, तो ये देखिए विल हैव टू हटाओ इसको। एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पर एलिजिबल है, विल बी डेमोलिश्ड। तो यही क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। सर ये क्या आ गए? ये तो वन वर्ड आ गए सर। चलो भाई वन वर्ड की बात करते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय सेवर सेल्फ डिसिप्लिन and abstention from all forms of indulgence typically for religious reasons। ठीक है। सबसे पहले तो कैरेक्टराइज बाय सेवर्ड सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कुछ ऐसे पर्सन की हम बात कर रहे हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन रहे। ठीक है, अपने आप को। और सेल्फ डिसिप्लिन किस तरह का? अब्सटेंशन फ्रॉम दी ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस। ठीक है। हर तरह की जो इंडल्जेंस है, यानी कि जो कह सकते हैं कि अपन कह सकते हैं कामना से जुड़ी हुई चीजें जो है। ठीक है। किसी भी तरह की जो वल्गैरिटी है, जो उससे अपने आप को एब्सटेन करे, उससे अपने आप को दूर रखे। ठीक है। और ये किसकी वजह से? ये एक रिलीजियस रीजन की वजह से कर रहा है वो। तो इस तरह के लोगों को हम क्या कहते हैं? तो इस तरह के लोगों को आप तपस्वी कहते हैं। और तपस्वी के एस्थेटिक वर्ड आप यूज करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आता है सेप्टिक। सेप्टिक का मीनिंग क्या होता है? सेप्टिक का मीनिंग होता है संदेह। ठीक है, या संदेहवादी जिसे आप कह देते हैं, जिसको किसी तरह का संदेह हो। ठीक है। इसके बाद में डिवोटी। डिवोटी का मीनिंग क्या होता है? डिवोटी का मीनिंग होता है सर भक्त, किसी का भी भक्त होना, दैट मीन्स उसका डिवोटी होना। और एंटीक्वेरियन क्या होता है? पुरातात्विक। ठीक है। वैसे मैंने सभी के डिटेल सॉल्यूशन ऑलरेडी मेंशन कर दिए, तो जब आप पेपर सॉल्व करोगे और उसके आंसर्स पे जाओगे तो आपको सभी के डिटेल सॉल्यूशंस मिलेंगे वहां पर। ठीक। पर्सन हु रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब क्या होता है? त्यागना। एंड अबेंडन, सॉरी, और अबेंडन, तो दोनों का मीनिंग एक ही है, त्यागना। ए रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ। पॉलिटिकल बिलीफ का मतलब होता है पॉलिटिकल जो विश्वास है और जो पॉलिटिकल सिद्धांत है। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? त्यागता है। ठीक है। क्या त्यागता है? ए रिलीजियस, यानी कि क्या करता है? धर्म को त्यागता है, जो पॉलिटिकल बिलीफ है और जो पॉलिटिकल सिद्धांत है उनकी वजह से। इस तरह के व्यक्ति को क्या कहते हैं? इस तरह के व्यक्ति को कहते हैं स्वधर्म त्यागी, एपोस्टेट। क्या कह देते हैं इसे? एपोस्टेट कह देते हैं। प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेट होता है सर पौरुष ग्रंथि, जो जैसे आप किसी पर्टिकुलर हिस्से की बात करते हैं तो वो प्रोस्टेट होगा।
प्रोफेन क्या होता है सर? प्रोफेन का मीनिंग होता है अपवित्र। सर एग्नोस्टिक क्या होता है? सर एग्नोस्टिक का मीनिंग होता है अज्ञेयवादी। ठीक है, वैसे इन सभी के साथ वन वर्ड क्या बनते हैं, वो वन वर्ड मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं। आप जब डिटेल डिस्क्रिप्शन में जब अपने सॉल्यूशन चेक करने जाएंगे तो आपको नीचे एक्सप्लेनेशन में सभी के सेंटेंसेस और मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अगर इसको एक एक सेंटेंस को टाइप करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, जो नॉलेज और लर्निंग से हेड करता है उसे आप क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले बिब्लियोफाइल, यानी कि पुस्तक प्रेमी। फिर है फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट का मतलब होता है भाषाविद। और मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है स्त्री जाति से जो द्वेष करता है। और मिसोलॉजिस्ट, मिसोलॉजिस्ट का मतलब होता है ए हेटर ऑफ नॉलेज, जो लर्निंग और नॉलेज से क्या करे? हेट करे। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद आता है लेडी अम्ब्रेला। लेडी अम्ब्रेला को अपन क्या कहते हैं? पैरासोल। ए लाइट अम्ब्रेला यूज टू गिव शेड फ्रॉम द सन। ठीक है, तो पैरासोल ये पहले से वर्ड आ गया। उसके बाद ग्रेनरी, आप जानते हो क्या होता है? धनागार जो होता है उसे ग्रेनरी कहते हैं। एपिटैप होता है समाधि लेख। ठीक है, और एवायरी होता है पक्षीशाला जो होती है उसे अवायरी कहते हैं। नेक्स्ट आता है मोर्नफुल सॉन्ग। मोर्नफुल का मतलब दुखी, उदास, निराश करने वाला सॉन्ग, और उसे आप क्या कह देते हैं? इस तरह के शोक गीत आप इसके लिए यूज करते हैं। और डाइड्स इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। इसके अलावा डीटी जो छोटा गीत होते हैं उसके लिए डीटी वर्ड का यूज करते हैं। और समाधि के टाइम जो गीत गया उसे नेल कहते हैं। और ले वर्ड आप यूज करते हैं धूल में मिलने के सेंस में, जो कि एक वर्ब है। ठीक है, उसके बाद आया टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम ये इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, और इस इडियम का मतलब होता है किसी भी चीज पर जोर देना। टू एम्फेसाइज, क्या करना? जोर देना। उसके बाद आता है टू एंड इन स्मोक। स्मोक में एंड होने का मतलब है अपने आप को बर्बाद करना। टू रुइन वन सेल्फ, टू रुइन वन सेल्फ। बाकी ऑप्शन बड़े आसान है तो उस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। टू बी अबव बोर्ड, मैं हमेशा कहता हूँ टू बी अबव बोर्ड को छोड़िए, आप तो इतना सा याद रखिए अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब ही ऑनेस्ट है। टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। ठीक है, उसके बाद आता है पिक होल। होल पिक करने का मतलब है गलतियां ढूंढना। और इस तरह के लोग दुनिया के सबसे दुखी इंसान होते हैं। ठीक है, जो हमेशा लोगों की क्या करते हैं? गलतियां ढूंढते रहते हैं। और गलतियां ढूंढेंगे तो वो गलतियां ढूंढ के रखेंगे थोड़ी अपने पास, डिलीवर भी करेंगे। वो डिलीवर करने का मतलब है गलतियों को डिलीवर करने को कहते हैं, जो किसी को क्रिटिसाइज करता है। टू क्रिटिसाइज समवन। ठीक है, उसने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो भाई इस तरह की चीजों से दूर रहे। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आगे बहुत ग्रो करना, इन चीजों से दूर रहे, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को फोकस करें। नेक्स्ट आता है टू लीव समवन इन द लर्च। तो मैं हमेशा कहता हूँ लीव इन द लर्च, इतनी सी बात याद रखने वाली है। लीव इन द लर्च का मतलब होता है प्रॉब्लम चल रही है और उसमें छोड़ देना। लीव इन द लर्च का मीनिंग क्या हो गया? लीव इन द लर्च का मीनिंग आप कहते हो टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टी। डेजर्ट का मीनिंग, टू के साथ डेजर्ट आ रहा है, इसका मीनिंग त्यागने की बात हो रही है। किसी को त्यागना, और कब त्यागना? जब उसके डिफिकल्टीज आई हुई हो। ठीक है, और यहाँ पर टू पुट समवन एट ईज, ईज का मतलब होता है दाइक, आराम में किसी को पुट करना। ठीक है, कॉन्स्टेंट शोर्स ऑफ एनोइंस। एनोइंस का मीनिंग आप जानते क्या होता है? एनोइंस का मीनिंग चिड़चिड़ा होता है। टू कम टू कंप्रोमाइज विद समवन, कंप्रोमाइज का मीनिंग किसी के साथ समझौता करना। ठीक है, तो आपने कहा सर लीव इन द लर्च का मीनिंग डायरेक्टली होता है डेजर्ट समवन। या जरूरी नहीं आपको डेजर्ट ही मिले, टू लीव हो सकता है यहाँ पर, टू क्विट हो सकता है यहाँ पर। तो इस तरह का कोई भी वर्ड मिलेगा, लेकिन डिफिकल्टी में किसी को छोड़ना उसी को कहते हैं लीव इन द लर्च। उसके बाद आता है और कंट्रीज स्पिरिचुअल कंट्री। हमारी जो कंट्री है ना वो क्या है? एक आध्यात्मिक देश है। हमारी कंट्री एक आध्यात्मिक देश है। देयर्स, और जो उनकी है वो कैसी है? वो उनकी कंट्री जो है वो धार्मिक कंट्री है। अब देखो यहाँ पर रिलीजियस वर्ड, रिलीजियस जो वर्ड है ओयूएस आ रहा है। ओयूएस आने का मतलब क्या हुआ? ओयूएस आने का मतलब ये तो एडजेक्टिव है। अरे भाई जब ये एडजेक्टिव है तो सिंगुलर प्लूरल की बात किसके लेवल पर डिसाइड करोगे? इसी के लेवल पर। उनकी क्या है? उनकी रिलीजियस कंट्री है। बात तो किसकी हो रही है? बात तो कंट्री की हो रही है। अगर बात कंट्री की हो रही है तो कंट्री पर्टिकुलरली वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। अब कुछ बच्चों ने तो देयर्स के बेसिस पे यहाँ पर आर कर दिया, तो क्यों कर दिया अब वही जाने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है और मैथमेटिक्स। हमारे सर है जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ब्लैंक इंग्लिश। ठीक है, अब एक्सेप्ट इंग्लिश होगा। आपने कहा सर एक्सेप्ट वाली तो बात ही नहीं है, एक्रॉस की तो कोई बात ही नहीं आती, एक्रॉस इंग्लिश। बिसाइड और बिसाइड्स के अलावा के अतिरिक्त, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिसाइड्स। इसका मीनिंग तो बगल में, तो बगल वाली इंग्लिश
तो इसका मतलब आंसर क्या, अगर बोथ होता तो एंड का पेयर बनता, और ये बोथ कहां पर होता, ये पहली बात तो यहाँ पर एंड होता और मैथमेटिक्स से पहले बोथ होता, अगर बोथ की, ठीक है। इसके बाद प्लीज कम ब्लेंग द बाथरूम। अब देखो यहाँ पर थोड़ी प्रेजेंट वाली बात बोली थी, ठीक है। अब इस बात को यहीं से समझना शुरू कर दीजिएगा। पहले तो इस सेंटेंस को हम समझना शुरू करते हैं, प्लीज कम ब्लेंग द बाथरूम। तो आपने कहा किसी को आप बाथरूम से बाहर बुलाते हैं या बाथरूम में अंदर बुलाते हैं, तो जब होता है कि हम तो बाहर बुलाते हैं सर। प्लीज, प्लीज डोंट लाफ, डोंट लाफ। और आप डायरेक्टली मैं अगर पूछूं लाफ के साथ क्या करेंगे, तो फिक्स प्रीपोजिशन एट करते हैं आप, ठीक है। स्टॉप, अब यहां से सारे के सारे वर्ब्स दिए गए, प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप ब्लैंक सो मेनी मिस्टेक्स। जो स्टॉप है इसकी बात कैसे करेंगे, हमने कहा सर स्टॉप एक हमेशा झिरंड आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, स्टॉप एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ किसका यूज किया जाता है, झिरंड का यूज किया जाता है। अगर झिरंड का यूज करेंगे तो झिरंड का मतलब क्या है, झिरंड का मतलब होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को आप झिरंड कहते हैं। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म को झिरंड कहते हैं तो ऑप्शन ही एक है, कौन सा, मेकिंग। अच्छा सर ये फिक्स है, बिल्कुल जी ये बिल्कुल फिक्स है, ये नॉन फाइनाइट का एक कॉन्सेप्ट है, बीच में एक दो टेस्ट इक्वेशन डालने होते हैं, तो ये उसमें से एक है। इसके बाद आता है काइट, ऑल्सो आपने कहा सर ये पास्ट की बात चल रही है, तो ये तो श्योर है कि पास्ट का डिस्कशन होगा। अब जो आप कह रहे हो यहाँ पर काइट्स ब्लैंक लास्ट ईयर ऑल्सो, जो पतंग है पिछली साल भी पतंग उड़ाई गई थी, इस ऐसा कुछ इसका मीनिंग है। तो उड़ाई गई थी, किसी ना किसी ने तो उड़ाई होगी भाई। इस मतलब एजेंट क्या होगा, एजेंट आगे अवेलेबल है, जैसे काइट। अब यहाँ पर आप की बात करेंगे तो किसने उड़ाई, किसी ना किसी ने तो उड़ाई, बाई देम या बाई अस या बाई हिम या बाई हर, कोई ना कोई तो यहाँ होगा। जैसे यहाँ पर जो एजेंट बनकर काम करेगा, इसका मतलब ये सेंटेंस किसका है, सेंटेंस है ये पैसिव का। अगर ये सेंटेंस पैसिव का है तो बिहेवियर भी पैसिव के काम करेंगे, और बिहेवियर के साथ में आप आंसर करेंगे किसको, फ्लोन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दो तीन मैंने कॉन्टिन्यूस ऐसे क्वेश्चन डाले क्योंकि बच्चे इस तरह की गलतियां करते हैं, ठीक है। लिसन ए नाइस सॉन्ग, अब भाई कोई तो होगा जो सॉन्ग सुन रहा होगा, लिसन सुनिए, ऐसा गाना, एक अच्छा गीत। अब आपने कहा सर नीचे तो संग वर्ब आ रही है, सिंग वर्ब आ रही है, सिंग सेंग संग, तो आपने कहा सिंग सिंग संग मतलब गाया जाना। सुनिए एक अच्छा गाना गाया जा रहा है, कौन गा रहा है भाई, आपने कहा ये तो नहीं बताया गया, लेकिन कोई ना कोई तो गा ही रहा होगा। इसका मतलब एजेंट अवेलेबल तो नहीं है, अगर एजेंट अवेलेबल नहीं है इसका मतलब ये स्ट्रक्चर किसका है, को आप मेंशन करेंगे। आपने मेंशन किया नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन एजेंट होगा तो सही ना। आपने कहा सर लेकिन एजेंट होता तो यहाँ डुअर का नाम दे देते, मैंने कहा डुअर का नाम देते तो एक्टिव बन जाता ये फिर। अगर अवेलेबल है वर्ब से पहले फिर तो एक्टिव स्ट्रक्चर है, अगर डुअर अवेलेबल नहीं है तो ये क्या है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। इसका मतलब आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हो कि वर्ब से पहले, अगर वर्ब से पहले डुअर अवेलेबल नहीं है, वर्ब से पहले अगर डुअर अवेलेबल नहीं है, सर आगे अगर बाई के साथ एजेंट जोड़ के देखें और एजेंट वाली फील आपको बिल्कुल सही आ रही है, तो 101% आप बोल दोगे कि ये जो वर्ब है सर E3 में होगा। इसका मूड देखेंगे, लिसन लिखा हुआ तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब यहाँ बात जो की जा रही है वो तो प्रेजेंट में की जा रही है, ठीक है। अब प्रेजेंट में की एक्टिव मोमेंट की बात है, में की जा रही है, तो कौन सा ऑप्शन है जो प्रेजेंट को, सिंगिंग। अरे भाई इस सिंगिंग तक ठीक थी जब डुअर यहाँ पर अवेलेबल होता, जैसे राम, राम इज सिंगिंग ए नाइस सॉन्ग, तब तो बात ठीक थी। अब आपने कहा सर ए नाइस सॉन्ग इज सिंगिंग बाई राम, तो इज बीइंग संग बाई राम, तब जाके ये ठीक होगा। तो आपका बनेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में रखे। मैंने ऐसे तीन क्वेश्चन एक ही टेस्ट पेपर में इसलिए डाले क्योंकि एग्जामिनेशन में आजकल इस ट्रेंड के क्वेश्चन आ रहे हैं जहां पर आप गलतियां करते हैं। उसके बाद 38 आता है लिसन एन अनाउंसमेंट ब्लैंक टू कैंसिल, ठीक है। पहली बात तो सुनिए, एक अनाउंसमेंट सुनिए, टू कैंसिल ऑल द फ्लाइट्स। अब आपने कहा सर इस मेक की बात करें, मेक की बात करें, मेक टू कैंसिल ऑल द फ्लाइट्स ड्यू टू हैवी आइस फॉल। अरे भाई ये बात तो ठीक है
कि एक अनाउंसमेंट बनाया जा रहा है या एक अनाउंसमेंट किया जा रहा है, ठीक है। टू मेक एन अनाउंसमेंट, मेक टू कैंसिल ऑल द फ्लाइट्स। अरे ये काम कर कौन रहा है भाई, एजेंट कौन है, डूअर कौन है इसका? तो आपने कहा सर डूअर तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ बाई टेक्नीशियन, मैं ऐसे कह सकता हूँ बाई टेक्नीशियन, कोई टेक्नीशियन होगा जो ये अनाउंसमेंट कर रहा है, ठीक है। या बाई अनाउंसर कह सकता हूँ, ठीक है। आपने कहा बिल्कुल सर कह सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो स्टेटमेंट चल रहा है वो जो है वो स्टेटमेंट किसका है, पैसिव का, क्योंकि यहाँ पर डूअर अवेलेबल नहीं है। मैंने सिंपल सा लॉजिक बताया, वर्ब से पहले डूअर अवेलेबल है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो कहानी खत्म। आपने कहा इसका मतलब आगे जाकर आप एजेंट को जोड़ सकते हो बाई के साथ, ठीक है। एजेंट का मतलब क्या है, एजेंट का मतलब उस काम को करने वाला भाई, ठीक है। इसका मतलब यहीं से समझ में आ गया आपको। कहानी तो सर पैसिव की चलेगी। अगर पैसिव की चलेगी तो ऑप्शन ए की तो है, इज बीइंग मेड, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट आता है हमारे पास, लिसन सी इज टेकिंग टॉकिंग, शी इज टॉकिंग। अब आपने कहा सर एक तो टू वाला ऑप्शन बड़ा ठीक लगता, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो आपके बारे में ही टॉक कर रहा हो। तो आपके बारे में कर रहा हो तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन मैच है, मैच करता है, और वो कौन सा है, अबाउट। उसके बाद आता है लुक ए न्यू मिसिल, ए न्यू मिसिल। अब वही बात आ गई, ए न्यू मिसल कौन करेगा भाई लॉन्च, कोई तो करेगा लॉन्च भाई, कोई तो होगा जो लॉन्च कर रहा है। आपने कहा सर यहीं से कहानी बन गई, ठीक है। अगर यहीं से कहानी बन गई तो आंसर क्या हो जाएगा, इज लॉन्च्ड। आपको क्या चाहिए सर, आपको चाहिए यहाँ पर प्रेजेंट होने की वजह से कॉन्टिन्यूस प्लस V3, तो बी के साथ V3 वाला ऑप्शन चाहिए आपको, ठीक है। क्या चाहिए, बी के साथ V3 वाला ऑप्शन चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास, सलमान हैड मैरिड इन टाइम। मान लो यदि यदि सलमान खान क्या कर लेते, समय पर मैरिड कर लेते, हिज किड्स वुड हैव बीन एडल्ट टिल नाउ। तो अभी तक तो उनके जो बच्चे हैं वो बहुत बड़े हो जाते, एडल्ट हो जाते। तो आपने कहा सर ये तो बड़ा आसान सा है, इफ यहाँ पर कंजंक्शन यूज कर लेंगे। इसके बाद आता है शी ब्लैंक अवे यस्टरडे, शी ब्लैंक अवे यस्टरडे। तो आपने कहा सर यहाँ वाई के साथ रन जमेगा नहीं, डिड के साथ रन। हाँ सर, डिड के साथ V1 आता तो ये जमेगा, वेयर के साथ रनिंग भी नहीं जमेगा, और वोज के साथ रन भी नहीं जमेगा। तो एक ही ऑप्शन है जो परफेक्टली काम करेगा, वो है डिड रन। नेक्स्ट आता है ब्लैंक वाटर वॉज इन ए जग, सो ए सो ए क्राउ सरवाइव, ठीक है। सो ए क्रो सरवाइव, यानी क्रो इतना वाटर था जिससे उसका काम चल गया, मतलब कुछ वाटर तो था तभी तो काम चला है भाई, ठीक है। आपने ए लिटिल क्यों किया सर, डायरेक्टली फ्यू भी तो सोचते। अरे भाई वाटर लिखा हुआ है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए एक ही ऑप्शन बनता है। लिटिल क्यों नहीं किया सर, अरे काम चलता ही नहीं अगर आप लिटिल की बात करते तो, ठीक है। सरवाइव कर ही नहीं पाता वो। उसके बाद नेक्स्ट आता है 44, ब्लैंक whom डू द पीपल वर्क एंड earn। आपने कहा सर whom आ रहा है, तो आपको याद होगा हु का बाई whom करते हैं हम, ठीक है। हु का बाई whom करते हैं, इस बात को ऐसे समझिए आप, डू द पीपल वर्क एंड फॉर तो ये फॉर whom होगा, फॉर whom बाई whom, ठीक है। इन whom, अराउंड whom, बाई whom। तो आप वाई की बात तो करेंगे नहीं, अराउंड whom मैंने सुना नहीं है, इन whom भी मैंने नहीं सुना है। दो जरूर सुने, बाई whom सुना है, ठीक है, और टू whom सुना है, और फॉर whom सुना है। और ये सारे के सारे फिक्स प्रीपोजिशन की वजह से बन रहे हैं। किसकी वजह से बन रहे हैं, फिक्स प्रीपोजिशन की वजह से बन रहे हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लैंक वर्क अबाउट रिमेनिंग वर्क। क्या है, वर्क हैज बीन डन येट, ठीक है। व्हाट अबाउट रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम है उसके बारे में क्या भाई, बाकी का क्या। इसका मतलब थोड़ा सा काम हुआ और थोड़ा भी बचा हुआ है, तभी तो आप ये बात कह रहे हैं ना, व्हाट अबाउट रिमेनिंग वर्क। तो जो बचा हुआ काम उसके लिए क्या, इसका मतलब थोड़ा काम हुआ है, थोड़ा वर्क है, अभी तक थोड़ा सा ही काम हुआ है, तो बाकी काम का क्या होगा। उसके बाद आता है यू, ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो भाई इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि यहाँ पर डिस्कशन क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट यूज किया जाए। इज यू ए नाउन और ए प्रोनाउन, डू यू, आपने कहा एक ही यहाँ पर ऑप्शन करेगा इज, जो कि मेन वर्ब की तरह काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो डू के साथ यू, डू यू ए नाउन और ए प्रोनाउन, ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। हैव, तो ये भी मैच नहीं करेगा, और आर की तो बात ही नहीं आती सर। उसका प्रीफिक्स इज अ लेटर दैट कम्स एट द फिक्स का, तो बिगनिंग में आता तो आंसर कर देंगे बिगनिंग। उसके बाद आता है व्हाट इज द रूट बेस इन द प्री हीट,
प्री हीट जो वर्ड है उसमें रूट क्या है, तो हीट उसमें क्या है, रूट है। इसके बाद में फिर आगे चल आता है हमारे पास द प्रीफिक्स आर ई लाइक इन द वर्ड रिप्ले मीन्स। तो रिप्ले में री का मीन्स क्या होता है, री का मीन होता है अगेन, अगेन तो ये लीजिए रिप्ले, रीप्ले अगेन प्ले, ठीक है। उसके बाद लेस लाइक इन द वर्ड फियरलेस मीन्स, तो लेस का मतलब यहाँ पर क्या है, बिना फियर के, यानी विदाउट इसका क्या हो जाए। तो ये 9 था। जो बचे हुए टेस्ट है उन पे भी हम काम कर रहे हैं, जल्दी उनके सॉल्यूशंस लेके आएंगे। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में।